Hello everyone, welcome to the St. Peter's Law Academy. I am Sunil Pawar and today we are going to discuss a very landmark judgment and that judgment is Romesh Thapar versus State of Madras. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चंपाकम दोरायराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के जजमेंट को और हमने कहा था कि जो हमारा अगला लैंडमार्क जजमेंट का सीरीज होगा वो होगा हमारा रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जजमेंट बिकॉज यही दोनों जजमेंट रीजन बनते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ने से पहले आपको चंपाकम दोरायराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के जजमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के जजमेंट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फैक्ट्स ऑफ द जजमेंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज रोमेश थापर। रोमेश थापर कौन थे? रोमेश थापर का एक वीकली जर्नल पब्लिश होता था मुंबई के अंदर और वो उस वीकली जर्नल के एडिटर, पब्लिशर और प्रिंटर खुद ही थे और उस वीकली जर्नल का नाम था क्रॉसरोड्स। जजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना, उस वीकली जर्नल का नाम था क्रॉसरोड्स। पब्लिश कहाँ होता था? मुंबई के अंदर, और मुंबई के साथ साथ वो मद्रास में भी पब्लिश होता था। ठीक है, सो मुंबई एंड मद्रास बोथ। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया और जिस ऑर्डर ने क्या कर दिया, इस क्रॉसरोड्स के वीकली जर्नल पर बैन लगा दिया। कहां पर? मद्रास में। रीजन क्या था? रीजन ये दिया गवर्नमेंट ने कि जो जर्नल है, जो वीकली जर्नल है, ये क्या करता है, ये पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। क्यों? इंटरनल ये था कि इस जर्नल में उस समय की मद्रास गवर्नमेंट के बारे में बहुत ही डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती थी। ठीक है, तो मद्रास गवर्नमेंट इस बात से खुश नहीं थी और मद्रास गवर्नमेंट ने इस जर्नल के ऊपर बैन लगा दिया। इसी बैन को चैलेंज किया रोमेश थापर ने अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये जो ऑर्डर है मद्रास गवर्नमेंट का, इट इज अ वोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आइए समझते हैं केस को डिटेल में। द फैक्ट्स ऑफ द केस, रोमेश थापर was the printer, publisher and editor of a weekly journal, Crossroads. The journal was printed and published in the English language in Bombay. Okay, but the government of the Madras in order dated 1st March 1959, 1950 में मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया और एक्ट कौन सा था? मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949। इसी एक्ट को बेस बनाकर मद्रास गवर्नमेंट ने 1950 में एक ऑर्डर पास किया। ठीक है, और ऑर्डर क्या था कि जो सर्कुलेशन है क्रॉस रोड का, ठीक है, उस पर क्या लगा दिया जाए? उस पर बैन लगा दिया जाए, इंपोज अ बैन, बिकॉज देन इट इज अ पब्लिशिंग क्रिटिकल और अ डिफेमेटरी ऑफ द कांग्रेस। ये जो वीकली जर्नल है क्रॉस रोड के नाम का, इसमें कांग्रेस से रिलेटेड डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स पब्लिश होती थी। ओके, बट गवर्नमेंट ने बेस क्या बनाया, ग्राउंड्स क्या बनाए? पब्लिक सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इट इज द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोज अ बैन ऑन द वीकली जर्नल दैट इज कॉल्ड अ क्रॉसरोड्स। इज इट क्लियर? दिस इज द फैक्ट एंड दैट आफ्टर रोमेश थापर अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 because under article 32 provides the remedy of the breach of fundamental right. Okay, so the now next part is legal issue of this case. इसके बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस जजमेंट के क्या लीगल इशू रहे, आइए समझते हैं। सो फर्स्ट लीगल इशू क्या रहा? रोमेश थापर का कहना था कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है, मद्रास गवर्नमेंट ने, वो ऑर्डर वोलेट करता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए को। So what is the article 19 clause 1 sub clause A? It provides the freedom of speech and expression. तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक जर्नल पर बैन लगाकर, जो एक वीकली जर्नल था, तो आपने क्या किया है? आपने उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बैन किया है। सो फर्स्ट ग्राउंड इज इट्स अ वोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। सेकेंड ग्राउंड क्या था कि साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मद्रास गवर्नमेंट का, ये वोलेट करता है
आर्टिकल 13 क्लोज 1 को। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 का क्लोज 1 ये कहता है कि बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी से पहले कोई भी लॉ अगर ऐसा बनाया गया है जो भारत में रहने वाले लोगों का फंडामेंटल राइट ब्रीच करता है, वो लॉ अब वॉइड है। क्योंकि अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ये मद्रास का एक लॉ था, 1949 का एक्ट था। तो इस एक्ट को बेस बनाकर क्या किया था, उसने क्रॉस रोड पर बैन लगाया था। तो इसलिए रोमेश थापर का कहना था कि ये जो मद्रास गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर वोलेट करता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए को, और साथ ही साथ ये ऑर्डर वोलेट करता है आर्टिकल 13 क्लोज 1 को। सो इट्स अ ब्रीच ऑफ टू फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। वहीं मद्रास गवर्नमेंट का कहना था कि जो पिटिशनर है रोमेश थापर, उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं करना था, उनको पहले मद्रास हाई कोर्ट में अप्रोच करना है, और इसलिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रेमेडी का डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर दो लीगल इश्यूज किसने राइज किया, रोमेश थापर ने, और एक लीगल इशू किसने राइज किया, स्टेट ऑफ मद्रास ने। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए हैं लीगल इश्यूज को। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द जजमेंट ऑफ दिस फैक्ट्स। द फर्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the freedom of speech and expression included freedom of propagation of ideas. The freedom of propagation of ideas included under Article 19 clause 1 sub clause A. So it's a violation of that particular right. The second thing is the government of Madras would be a violation of the fundamental right under Article 19 clause 1 sub clause A. And also it's a violation of Article 13 clause 1. और जो मद्रास गवर्नमेंट ने एक जो लीगल इशू क्रिएट किया था कि रोमेश थापर को अप्रोच करना चाहिए सबसे पहले कहां, हाई कोर्ट में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स के लिए एक तरीके से प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देन अ पर्सन हैव अ फंडामेंटल राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली in the cases of the violation of fundamental rights। तो यहां पर जो मद्रास गवर्नमेंट ने इशू क्रिएट किया था, उस इशू को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सो फाइनली द कोर्ट हेल्ड दैट कि जो आपने ऑर्डर दिया था एक जनरल को बैन कराने के लिए, वो ऑर्डर वोलेट करता है रोमेश थापर के फंडामेंटल राइट्स को। नाउ द लास्ट इज व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द जजमेंट। इस जजमेंट का इंपैक्ट क्या रहा, तो इस जजमेंट का इंपैक्ट रहा कि द रोमेश थापर केस नेसेसिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनडिड द इफेक्ट ऑफ दिस जजमेंट, और इसी जजमेंट की वजह से जो अमेंडमेंट हुआ उससे ऐड हुआ अंडर आर्टिकल 19 में क्लोज 2। सो व्हाट इज द क्लोज 2? क्लोज 2 क्या प्रोवाइड कराता है, रेस्ट्रिक्शन किस पर, अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए पर। बहुत बार प्री के एग्जाम में पूछा गया है कि अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 2 यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो किस अमेंडमेंट के साथ ऐड की गई है, तो वो अमेंडमेंट है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। याद रखिएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। इसी अमेंडमेंट से रोमेश थापर के जजमेंट को क्या किया गया था, एक नेगेटिव इंपैक्ट किया गया था, और 19 क्लोज 2 के अमेंडमेंट को ऐड किया गया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो हमेशा जब भी आप जजमेंट पढ़ें श्रीमती चंपाकम दोरायराजन या रोमेश थापर का, तो हमेशा उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ कनेक्ट कर पढ़िएगा। बहुत बार मेंस का क्वेश्चन भी बना है इस पर। ओके, सो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक लैंडमार्क जजमेंट को। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।